हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू ई प्लेनेट। आज हम लोग लेके आ गए हैं आपके सामने सामान्य हिंदी का पहला लेक्चर। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ण एवं शब्द विचार। वर्ण एवं शब्द विचार। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग कॉपी निकाल लें, पेन निकाल लें और साथ में लिखे भी और समझे भी इन सारी चीज़ों को। आज ये देखते हैं वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल शब्द को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हो। ऐसे ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं क, ग, अ, उ, ये सभी क्या हो गए? हमारे वर्ण हो गए। ये आप देख रहे हो कि मैंने इसके साथ में एक छोटा सा सिंबल बनाया है। इस सिंबल को हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ये सिंबल क्या है और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं। परंतु अभी मैं बता दूं कि ये जो क लिखा गया है, अगर हम सिर्फ इस तरीके से क लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि इसके साथ जो आपके वर्ण में जो स्वर हैं वो भी इसके साथ मिले हुए हैं। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम लोग इसको जान लें कि देखिए, ये जितने भी शब्द लिखे गए, ये जितने भी स्वर हैं या ये जितने भी ध्वनियाँ हैं ना, ये सारी की सारी ध्वनियाँ क्या हैं? वर्ण है। क्योंकि ये स्वतंत्र हैं और इसे अब और तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ऐसी ध्वनियाँ जिसे हम लोग फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं, मतलब और छोटा नहीं किया जा सकता है या उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपके सामने लिखूं नाम। नाम के वर्णों को अगर हम दर्शाने की कोशिश करें, इस शब्द के वर्णों को अगर हम दर्शाने की कोशिश करें तो क्या होगा? इसमें सबसे पहले न है, फिर जुड़ा हुआ है इसमें आ की मात्रा, फिर जुड़ी हुई है इसमें म और उसमें अ की मात्रा। तो ये जो मैंने लिखा, ये सारे के सारे क्या हैं? वर्ण हैं। ये सभी के सभी क्या हैं? वर्ण। और इनको अब और तोड़कर लिख पाना पॉसिबल नहीं। जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पे काम, तो क जोड़ आ, का जोड़ म में अ की मात्रा। तो इन्हें हम कहते हैं क्या? वर्ण। ठीक है, वर्ण आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इन्हीं वर्णों को अगर हम इन्हीं सारे वर्णों को, है ना, सभी वर्णों को अगर एकत्र करके एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला, है ना। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला, है ना। वर्णमाला क्या है? वर्णों का समूह, वर्णों का समूह। वर्णों का समूह। वर्णों को हमने दो भाग में बांटा, स्वर और व्यंजन। उसमें स्वर कौन कौन से? तो स्वर की अगर बात की जाए तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये टोटल कितने हो गए? 11, है ना। ये 11 क्या है? स्वर हैं हमारे। इसके बाद जो बच गए ये हमारे क्या है? व्यंजन। इन व्यंजनों की अगर बात की जाए तो ये क वर्ग कहलाते हैं। क वर्ग, है ना। ये हो गए आपके च वर्ग, ये हो गए आपके ट वर्ग, ये आपके त वर्ग और ये आपके प वर्ग ना। ये सारे आपके व्यंजन हो गए, है ना। क वर्ग व्यंजन में अगर बात की जाए तो क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए? व्यंजन। इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ ये, तो ये हमारे ये सभी भी क्या है? व्यंजन है। इसके अलावा अभी हमारे पास जो रह गया है वो क्या रह गया? और एक स्र ना। ये जो चारों रह गए, इनके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर बाद जानेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखें ये अनुस्वार और विसर्ग, है ना। आप पढ़ते होंगे अंगूर में ऊपर लगा हुआ जो बिंदु होता है, चंद्र बिंदु, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग, है ना। अंत, अतः, सॉरी, अतः। यहाँ ये जो लगा हुआ है इसे हम कहते हैं विसर्ग, ना। यहाँ पे
अंत। यहाँ जो ये लगा हुआ है इसे हम लोग कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार और विसर्ग, तो ये सभी के सभी किस में हमारे आते हैं? व्यंजन में आते हैं। तो अगर अब हम लोग इनकी बात करें छ, त्र, श्र और ज्ञ की, तो ये क्या होते हैं? हमारे संयुक्त व्यंजन। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बने हुए शब्द हैं। ठीक है, तो अगर हम इन्हें देखें तो ये क्या हो गया हमारे? छ, ये किस किस से मिलकर बना हुआ है? क और स, है ना? क और स। कौन से स है? ये मूर्धन्य स है। ठीक है, तो इन दोनों के मिलने से क्या बना हमारा? छ। फिर त्र की बात करें तो त और र। त और र वर्ण जो हैं हमारे हिंदी में, उन वर्णों को मिलाकर हमारा क्या बना? त्र। ये व्यंजन वर्ण है। इन दोनों ही व्यंजन वर्णों के मिलने से जो वर्ण बन रहा है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो और फिर क्या हो गया? श्र और र को मिलाकर क्या बनाया गया? श्र ना। आपने श्रीमान कई दफ़ा कहा होगा, है ना, श्रीमान, श्रीमती, तो वहाँ पे आप लोग इसका यूज करते हैं। ये किन से मिलकर बना हुआ है? श और र से। इसके बाद अगर हम लोग बात करें श और र से, इसके बाद अगर हम लोग बात करें ज्ञ की, तो ज और ञ, है ना, ज और ञ, इन दोनों को मिलाने से क्या बन जाता है हमारा? ज्ञ। ठीक है, इसके बाद अगर हम करें तो ये जो व्यंजन और स्वर हैं इनका उच्चारण कहाँ से होता है ना? उच्चारण की अनुसार उनसे भी रिलेटेड आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं उच्चारण के कुछ शब्द। तो दोस्तों आप देख सकते हैं उच्चारण के स्थान के अनुसार शब्दों को, वर्णों को जिस तरीके से हमने बांट रखा है, उन वर्णों को इस तरीके से बांटा गया है। देखा जाए तो उच्चारण के स्थान जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये सारे स्थान होते हैं। जैसे कि कंठ, हम लोग कुछ शब्दों को बोलने का प्रयास करते हैं तो कहाँ से बोलते हैं? कंठ से। कुछ शब्दों को हम लोग कहाँ से बोलते हैं? तालु से। कुछ शब्दों को मूर्धा से, कुछ को दंत से, ओठ से। तो इन सारी जगहों से जहाँ से जिनका उत्पत्ति होता है, इन वर्णों का जहाँ से उत्पत्ति होता है, उसी के आधार पर इन्हें हमने बांट रखा है। तो उन्हीं बांटे हुए आधार को हम लोग एक बार देखने की कोशिश करें तो कंठ से जो वर्ण हमारे निकलते हैं वो सारे वर्ण कौन कौन से हैं? अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग। और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कंठीय वर्ण। इन्हें क्या कहा जाता है? कंठीय वर्ण। उसी तरीके से अगर हम लोग तालु से निकलने वाले शब्दों की बात करें तो ई, बड़ी, च, छ, ज, झ, य और श, तलाबी श, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तलव्य वर्ण, तालव्य वर्ण। ठीक है, इसके बाद हम लोग बोले तो मूर्धा। मूर्धा से निकलने वाले शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण कहने के लिए कौन कौन से वर्ण हो गए आपके? री, ट, ठ, ड, ढ, न, र और श। इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? मूर्धन्य वर्ण। फिर अगर हम लोग बात करें दंत, दंत यानी दांत से, दांत से निकलने वाले जो शब्द हैं, यानी कि दांत की मदद से जिन शब्दों को हम लोग बोलते हैं, उन शब्दों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? दंत्य वर्ण, है ना। जैसे कि आपके हो गए त, थ, द, ध, न, ल, स। इन शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? दंत्य वर्ण। फिर हम लोग बात करें किसकी? ओष्ठ वर्ण के, है ना। ओष्ठ यानी कि ओठ से, तो ओठ से बोलने वाले शब्द क्या हो गए हमारे? उ, बड़ी उ, प, फ, ब, भ, म। इन्हें हम लोग ओष्ठीय वर्ण कहते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें किसकी? कंठ तालु। कंठ और तालु इन दोनों के मिश्रण से जो शब्द निकलते हैं, जो वर्ण निकलते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कंठ तालु, है ना। ए, इन्हें हम लोग कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। तो इस तरीके से फिर कंठ ओष्ठ, कंठ और ओठ के मिश्रण से जो शब्द वर्ण निकलते हैं उन वर्णों को क्या बोलते हैं? ओ, औ, है ना। ओ और औ, और इन्हें हम लोग कंठोष्ठ वर्ण बोलते हैं ना, कंठोष्ठ वर्ण बोलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग दंतोष्ठ, है ना, दांत और ओष्ठ की मदद से व बोलने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? दांत और ओठ का। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दंतोष्ठ वर्ण। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? दंतोष्ठ वर्ण। इस तरीके से नासिका, कुछ शब्दों को हम लोग नाक से बोलने का प्रयास करते हैं ना, उन्हें हम लोग जैसे कि अंग, ञ, न, म। तो इन शब्दों के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? नासिक्य वर्ण। ठीक है, इन शब्दों के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? नासिक। कुछ वर्ण जो है आप देख रहे होंगे कि ऊपर भी लिखे गए हैं और नीचे भी लिखे गए, तो वो उन वर्णों का उच्चारण जो है वो दोनों ही जगह से हो सकता है, इसीलिए उसको हम लोगों ने दोनों जगह पर लिखा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें।
ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें, आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग देखेंगे शब्द को। तो शब्द मैंने क्या कहा, शब्द किसे कहते हैं, ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समूह, ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समूह, वर्ण समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। मतलब जब वर्णों को हम इकट्ठा करते हैं और उनसे एक सार्थक अर्थ निकल रहा हो, तो ऐसे वैसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द कहते हैं, है ना। तो अब आइए देखते हैं हम लोग, जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, उदाहरण की बात करूं ना, शब्द के उदाहरण, तो आप जो भी चीज़ें अभी मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, सभी के सभी क्या है, शब्द ही है। शब्द उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं रमेश, है ना, विद्यालय, फिर आप लिख सकते हैं पुस्तक, अनेकों अनेक शब्द, है ना। तो हम लोग कुछ यहाँ पर उदाहरण लिख सकते हैं। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, हमारे शब्द कहलाएंगे। जब वर्णों के समूह को हम लोग अच्छे से मिलाते हैं और कोई एक सार्थक अर्थ निकलता हुआ वो शब्द बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं ना, जब उनसे अर्थ निकलता है। अब शब्दों की भेद की बात की जाए ना, तो शब्द को बांटने की हम लोगों ने अलग अलग प्रक्रिया अपनाई। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने बात की अर्थ की दृष्टि से। अगर अर्थ की दृष्टि से बात करा जाए, मतलब कि शब्दों के अर्थ के अनुसार, अगर शब्दों के अर्थ के अनुसार उसे बांटा जाए, तो शब्दों को हमने कितने भाग में बांटा, 2 भाग में। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, अच्छा, इन सभी को हम लोग डिटेल से आगे डिस्कस करते हैं, सभी के एग्जाम्पल्स भी जानेंगे। उससे पहले हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं पहले। दूसरा हमने बांटने का, शब्दों को बांटने का जो हमने प्रक्रिया अपनाया, वो अपनाया क्या, वही उत्पत्ति की दृष्टि, मतलब उनका उत्पन्न, उनका जन्म कहाँ से हुआ है। तो सबसे पहले हुए हमारे तत्सम शब्द, दूसरे आए तद्भव शब्द, तीसरे देशज शब्द और चौथे विदेशज शब्द, ठीक है। इसके बाद हमने बात की बनावट की दृष्टि से, शब्दों के बनावट की दृष्टि से उनको जब बांटा गया, तो ये कितने भाग में बटे, 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में सबसे पहला कौन सा आया, रूढ़ि शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ि शब्द। फिर हम लोगों ने प्रयोग के आधार पर शब्दों को बांटने का प्रयास किया। तो प्रयोग के आधार पर जब हमने शब्दों को बांटा, तो प्रयोग के आधार पर हमारे सामने आए विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब हम लोग एक एक करके डिटेल से सभी को समझते हैं और उनके एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। इन चीज़ों को मैंने यहीं पर रहने दिया है ताकि आप इसे जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको ये याद होते जाए, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं सार्थक शब्द को। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, सार्थक शब्द किसे कहते हैं, सार्थक शब्द। और दूसरा हमारा है निरर्थक शब्द। ये जो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द हैं, इनके बारे में जानने से पहले अगर हम देखें तो ये किसकी दृष्टि से इन्हें हमने बांटा है शब्दों को, अर्थ की दृष्टि से। मतलब इनका जो अर्थ निकलेगा, ऐसे शब्द जिनका अर्थ, जो अर्थ निकालेंगे वो अर्थ हमारे कैसे हों, अगर उनका अर्थ सार्थक है, सार्थक मतलब कि सही है, मतलब एक तरह से जिसका कोई ना कोई मतलब निकलता हो, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलेंगे, सार्थक शब्द। और दूसरा निरर्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, बस बोलचाल की भाषा में हम लोग कभी कदाल उनको यूज कर लेते हैं, है ना। जैसे कि देखा जाए एग्जाम्पल के लिए, तो आप सार्थक शब्द, तो जितने भी शब्द आप बोलते हैं वो सभी के सभी क्या हो गए आपके सार्थक शब्द ही होते हैं, है ना। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, फिल्म का नाम बन गया आदि, रोटी, कपड़ा और मकान। आइए, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकलता हो, जिनका कोई अर्थ ना निकलता हो। जैसे कि आपने सुना होगा, कई दफ़ा बोल देते हैं चट पट बोटी, तो ऐसे शब्द जो हैं इनका कोई अर्थ नहीं होता है, बस ये बोलचाल की भाषा में कभी कदाल प्रयोग में ले लिए जाते हैं ना। रोटी बोटी, रोटी वोटी लाओ, तो ऐसे शब्द जो हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, निरर्थक शब्द। और जिनका अर्थ निकलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सार्थक शब्द, ठीक है। अब हम लोग आगे व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग अब व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद को देखें तो 4 शब्द के भेद बनते हैं हमारे।
तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तो ये जो तत्सम शब्द होते हैं वो कौन से शब्द होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हों, है ना, संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हों, जैसा उन संस्कृत में उपयोग होते थे उन्हीं को अगर हम लोग अपने हिंदी शब्द में अगर यूज करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करें तो कह सकते हैं मच्छी का, मक्खी को मच्छी का, है ना, गृह घर के लिए, है ना, क्षेत्र, ठीक है, ये सारे शब्द जो हैं वो हमारे क्या हो गए? तत्सम शब्द हो गए। ऐसे शब्द जो कि संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए, ठीक है। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो कि संस्कृत के ही शब्द होते हैं बट इनका रूप जो है वो क्या कर दिया गया है? विकृत कर दिया गया है। मतलब हमने अपने प्रयोग के अनुसार इन शब्दों के रूप को क्या कर दिया है? थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया है। अपने सहजता के लिए हम लोगों ने इसको परिवर्तित कर दिया गया ना, जिनका रूप विकृत कर दिया गया हो, रूप विकृत कर दिया गया है ना, रूप विकृत संस्कृत के ही शब्द, ना, संस्कृत के ही शब्द जिनका रूप विकृत कर दिया गया, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द। जैसे इन्हीं एग्जाम्पल्स को अगर मैं लिखूं तो इसका हम लोग क्या उपयोग करते हैं? मक्खी, ना, मच्छिका को हम लोग क्या लिखते हैं? अब मक्खी। गृह के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? घर, ना, क्षेत्र के लिए राज, ना, राजा का क्षेत्र होता है ना तो राज, है ना, ये सब इत्यादि, ये सारे शब्द जो हो गए वो कैसे शब्द हो गए? हमारे तद्भव शब्द हो गए। अभी हम लोग तत्सम और तद्भव शब्दों से जो जुड़े हुए एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसके लिए मैं एक बहुत बड़ी सी अच्छी सी 20-25 शब्द तो आपको जरूर बताऊंगा जो कि क्या होंगे? तत्सम और तद्भव शब्दों का उनका रूपांतरण जो है वो किस तरीके से हो रखा है वो हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम लोग देखें देशज शब्द। देशज शब्द कैसे शब्द होते हैं? ऐसे शब्द जो देसी बोलचाल की भाषाओं से लिए गए हों, देसी बोलचाल की भाषाओं से लिए गए हों। संस्कृत को छोड़कर देश में और भी भाषाएं बोली जाती हैं, उन सभी भाषाओं से जो लिए गए शब्द हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? देशज शब्द बोलते हैं, है ना। जैसे कि आपने कहते हैं रोटी, पेट, कहते हैं घरौंदा। आप एक सुने होंगे दिवाली के समय में घरौंदा, है ना, बनाते हैं, वो एक मिट्टी लकड़ी वगैरह का जो घर जैसा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घरौंदा, है ना। तो आप लोग ये यूज होता है। ये सब क्या शब्द है? कैसे शब्द है? देशज शब्द हैं जो कि देश में ही कहीं ना कहीं बोली जाने वाली भाषाओं से लिए गए हैं, संस्कृत के अलावा। संस्कृत से अगर लिए जाते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत से नहीं लिए गए हैं तो उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? देशज शब्द बोल रहे हैं। संस्कृत से ही लिए गए परंतु उनके रूप को क्या कर दिया गया? विकृत कर दिया गया या बदल दिया गया है तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द। विदेशज शब्द ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म, है ना, प्लेटफॉर्म हो गया। फिर इसके बाद आप कहते हैं अदालत, ठीक है। ये सारे शब्द जो हो गए आपके क्या हो गए? विदेशज शब्द हो गए, है ना। स्टेशन, ना, स्कूल, ये सभी हमारे क्या हो गए? विदेशज शब्द हो गए। ऐसे शब्द जो कि विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विदेशज शब्द। तो एक बार फिर से अगर मैं रिवाइज करा दूं तो तत्सम शब्द वो शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, है ना। तद्भव शब्द वैसे शब्द जो संस्कृत से ही लिए गए हैं परंतु उनका रूप क्या कर दिया गया है? विकृत कर दिया गया, मतलब बदल दिया गया है। देशज शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत को छोड़कर देश में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं से लिए गए हैं, जो बोलचाल की भाषाओं में से यूज किए गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द। विदेशज शब्द ऐसे शब्द जो देश से बाहर की भाषाओं में बोले जाने वाले भाषाओं से उठाकर लाए गए हैं, है ना। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? विदेशज शब्द। आगे अगर हम लोग बात करें बनावट की दृष्टि से शब्दों के भेद, तो शब्दों के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। आइए देखते हैं उनको। सबसे पहला आया हमारा क्या? रूढ़ि शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ि शब्द। तो सबसे पहले हम लोग देखें रूढ़ि शब्द। रूढ़ि शब्द आपने कई बार सुने होंगे, रूट वर्ड्स सुनते हैं, रूट वर्ड्स, वही रूट वर्ड्स, है ना। ऐसे शब्द जिनका फर्दर खंड आगे खंडित न किए जा सकते हो, मतलब उन्हें अगर खंडित किया जाएगा तो उनका कोई अर्थ नहीं होगा, है ना। ऐसे जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ तो घोड़ा,
अगर इसका हम लोग खंड करें तो ना इसका अर्थ निकल रहा है और ना ही इसका अर्थ निकल रहा है। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जिनको आगे हम खंडित नहीं कर सकते हैं, है ना। और अगर आप उदाहरण की बात करें जैसे कि आग, आजोड़, तो ये इनका ना इसका अर्थ है ना इसका अर्थ है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, रूढ़ि शब्द बोलते हैं। ठीक है, रूढ़ि शब्द बोलते हैं। आप नोट कर रहे होंगे मेरे साथ साथ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को नोट कर ले रहे होंगे ना। जो मैं बता रहा हूँ उसे आप नोट करते चलेंगे। ठीक है, अगर आप इन सब का डेफिनेशन भी लिखना चाहते हैं तो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, उन डेफिनेशंस को आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यौगिक शब्द की बात की जाए तो ऐसे शब्द जो जिनको खंड किया जाए तो उनके खंडों का अलग अलग अर्थ निकलता हो ना, मतलब कि इनके खंडों का अर्थ निकलता है। ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द। यौगिक यानी कि मिलना, तो यानी कि जो मिले हुए शब्द हैं जिनको अगर हम तोड़ेंगे, उनके खंड करेंगे तो उनके खंडों के अर्थ निकलेंगे। तो ऐसे शब्दों के जैसे कि उदाहरण के लिए मैं लिखूं, क्या लिख सकते हैं, गंगा जल। इसको अगर हम लोग खंडित करें तो गंगा प्लस जल, दोनों के अर्थ निकल रहे हैं। और ये शब्द जो है वो क्या हो गया, हमारे यौगिक शब्द हो। ठीक है, गंगाजल हो गया। फिर अगर हम लोग आगे बात करें योग रूढ़ि शब्द की, है ना। योग रूढ़ि शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ जो है वो दूसरा अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब कि अगर हम उन शब्दों को कहें तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनको हम पढ़ते कुछ और हैं और उनका मतलब कुछ और निकल रहा होता है। जैसे कि अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, इसका अर्थ क्या निकलता है, गणेश ना, भगवान गणेश। तो आप समझ रहे होंगे कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ कुछ और निकल रहा हो, है ना, कि पढ़ते कुछ और है उन्हें और उनका अर्थ कुछ और निकलता है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, योग रूढ़ि शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर, ठीक है, ये सारे शब्द जो हो गए वो क्या हो गए, हमारे योग रूढ़ि शब्द हो गए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर हम लोग अब आगे बढ़ने की कोशिश करें, यानी कि प्रयोग के आधार पर अगर शब्दों को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करें तो प्रयोग के आधार पर कितने शब्द होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आइए तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें विकारी और अविकारी शब्दों की, विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, लिंग, वचन, कारक ना आदि, इनके कारण अगर किसी भी प्रकार का इसमें विकार आ जाता हो, विकार कहने का मतलब क्या है कि उनमें बनावट में परिवर्तन हो जाता हो, अगर परिवर्तन आता है तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। वैसे शब्दों को क्या बोलते हैं, विकारी शब्द। जैसे कि लड़का, इनमें विकार आता है, अगर इनका वचन बदल दिया जाए तो एक लड़का है, बहुत सारे हो जाएंगे तो लड़के बोलेंगे, लिंग बदला जाए तो लड़की बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के ये जो शब्द बन रहे हैं वो शब्द क्या हो गए, हमारे विकारी शब्द हो गए, क्योंकि इनके लिंग, वचन और कारक आदि के कारण क्या हो रहा है, इनमें परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। जबकि अविकारी शब्द क्या होंगे, वैसे शब्द जिनमें इनके कारण कोई परिवर्तन नहीं आता हो, जिनमें इनके कारण कोई परिवर्तन नहीं आता हो, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द बोलते हैं, है ना। जैसे कि आप कहना चाहें तो कह सकते हैं और का आप लिंग, वचन और किसी से भी इसका कोई लेना देना नहीं होता है ना। एवं, ये सब नहीं बदल सकते हैं ना, इनको बदलना पॉसिबल नहीं है, मतलब इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है इनके कारण। क्लियर है। अगर हम लोग बात करें तो देखिए विकारी शब्द में सामान्यतः कौन कौन से शब्द आएंगे, जो संज्ञा होंगे वो आ जाएंगे, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये जितने भी शब्द होते हैं, ऐसे जितने भी शब्द होते हैं जो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो या फिर क्रिया हो, तो वो सारे शब्द क्या होते हैं, हमारे विकारी शब्द होते हैं। मतलब इनके ऊपर लिंग, वचन और कारक,
इनका क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, और इनके प्रभाव के कारण इनके रूप में परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। जबकि अगर हम अविकारी शब्दों की बात करें तो अविकारी शब्द वो शब्द हो जाते हैं जो क्रिया विशेषण, है ना, फिर संबंधवाचक, ठीक है, और इनके कारण ये सारे जो शब्द होते हैं, है ना, संबंधवाचक अवयव हो गए, है ना, विस्मयादिबोधक अवयव हो गए, ये सारे शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनका लिंग, वचन और कारक के कारण कोई प्रभाव इनके ऊपर नहीं देखने को हमें मिलता है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कुछ तत्सम और तद्भव शब्द, है ना, जिनके तत्सम शब्दों के तद्भव रूप। अगर आपको याद हो तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए। तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो कि उनका रूप में विकार लेकर आ गया हो, हम लोगों के द्वारा लाया गया है ना। मतलब हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में अपने सहजता के लिए उन शब्दों को ही मरोड़ कर एक नए रूप में लिख लेते हैं। उन शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द। तो देखा जाए तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, इनको एक बार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर ले या फिर आप इसका एक रिवीजन कर ले, है ना। एक बार मयूर, मयूर का मतलब क्या हो जाता है, मोर। दधि, दधि मतलब दही। कुंभकार, कुम्हार। सत्य, सच। उपवास, उपास। घृत, घी। कर्म, काम। निंद्रा, नींद। भ्रातृ, भाई। भिक्षा, भीख। सूर्य, सूरज। गृह, घर। कार्य, कार्य को काम और काज, है ना, काज भी बोलते हैं और काम भी बोलते हैं। अग्नि, आग। दुग्ध, दूध। धैर्य, धीरज। भक्त, भगत। गृहिणी, घरनी, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन सारे शब्दों को देखा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये सारे आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं कि भिक्षा का तद्भव रूप क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए रहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपसे सूरज का तत्सम रूप क्या होगा, तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी को रिवीजन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।